कैमरा एक्शन। फिल्म जगत के एक गीतकार जिन्होंने तय किया एक लंबा सफर। तूने जिंदगी में आके जिंदगी हो जिंदगी बदल दी। ऐसे गाने जो आपके दिल की गहराइयों तक उतरते हैं। अरे तुम पर हम है अटके यारा, दिल भी मारे झटके हो, क्योंकि तुम हो हटके। इन गानों में दिल की नहीं बल्कि नैनों की भी बातें हैं और चुनरिया की बातें भी। चुनरिया तेरे नाम की। जमाने बदलते रहे पर इस गीतकार के गाने चलते रहे। आंखों से काजल की तरह, फूलों से खुशबू की तरह, दिल को चुरा लिया है तुमने। सुधाकर शर्मा, इनसे बातचीत की है रेणु चतुर्वेदी ने। ये है दूसरा भाग। दोस्तों नमस्कार। गीत संगीत एक ऐसी दुनिया सजाते हैं जहां गम है, खुशी है, जहां तन्हाई है वहीं मिलन की बात है। हर तरह के गीत होते हैं। अब बात करें कि गीत कौन से अच्छे बनते हैं, तो कभी लगता है कि संगीत का कमाल है, तो कभी लगता है कि शब्दों की जो लड़ी सजाई गई है वो अपने आप में बेमिसाल है। जी हाँ, शब्द बहुत मायने रखते हैं और ये गीतकार जो होते हैं ना, वो इन्हीं शब्दों को ऐसे प्यार से आगे पीछे करके सजाते हैं कि यही अपने आप में नायाब हीरा बन जाते हैं। जी हाँ, माणिक के बाद पन्ना लगाना है या पुखराज लगाना है या फिर मोती से सजाना है उसे, ये जो पूरी लड़ी जब बनकर आती है तो हम उस गीत का मजा लेते हैं, संगीत का मजा लेते हैं। और आज ऐसे ही गीतकार जिन्होंने शब्दों की जब लड़ी लगाई तो बहुत सारे गीत लिख डाले। जी हाँ, फिल्मों में आपने गीत सुने हैं, अगर आपको अभी नाम बताएंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। जी हाँ, एक से एक सुपरहिट गीत। फिल्म जोड़ी नंबर 1 ये है जलवा, कहीं प्यार न हो जाए, दुल्हन हम ले जाएंगे, और ऐसी ही बहुत ढेर सारी फिल्में, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया जैसी फिल्मों के गीत इन्होंने लिखे हैं। जी हाँ, आज हमारे साथ है सुधाकर शर्मा जी। सुधाकर जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। जी नमस्कार, श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत प्यार। चलिए ये बताइए कि पहली बार आपका जब नाम आया एज अ गीतकार तो वो कौन सी फिल्म थी और कैसा लगा आपको? वो भी बड़ा रोचक किस्सा है। पहली बार जो है मेरी जो नाम आया वो थी प्यार किया तो डरना क्या। और नाम कैसा आया कि ये गाना रिकॉर्ड हो गया, सब कुछ हो गया। मैं उदयपुर में एक राजस्थानी, मेरे एक दोस्त हैं जी, मोहन सिंह राठौड़, वो मेरे को लेके गए एज असिस्टेंट। तो मैं उदयपुर में शूट कर रहा था। अच्छा। तो वहां पे जब मैं शूट कर रहा था तो एक गाना बज रहा था, ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम की। जी। ये पीछे से रिलीज हुआ तो ये गाना बज रहा था, मैं बारात में गाना सुना। अच्छा। तो मैंने घर पे फोन किया कि भाई मेरा गाना रिलीज हो गया है। अच्छा। तो मेरी मिसेज जो है ना आंखों में आंसू ले आई और रोने लगी ना। क्या हुआ? बोले इस पे तो तुम्हारा नाम ही नहीं है। अच्छा। उस पे समीर का नाम है। मैंने कहा ऐसा कैसे? बोले हाँ, टीजर आता था वो जी। तो समीर साहब का और इनका नाम आता था, जतिन ललित का। जी। ना मेरा नाम था ना हिमेश का था। तो मैं भी मायूस हो गया, लेकिन मैं तो वहां था। जी। यहाँ आने के बाद फिर मैं और हिमेश बैठे कि यार ये क्या हुआ। तो हिमेश भाई ने सलमान भाई को अप्रोच किया कि भाई हमने सब कुछ किया और यार आप हमारा नाम नहीं दे रहे हैं। जी। तो सलमान भाई ने कहा कि ये बाय मिस्टेक हुआ होगा, क्योंकि पिक्चर के कॉन्ट्रैक्ट में वही दोनों थे, आप लोगों ने मैंने एंट्री कराई है, तो हो सकता है टीम को लगा हो कि ये गाना भी उनका ही होगा। सेकंड जब वो गाना रिलीज हुआ जी। तो कैसेट के पीछे ऐसा स्टार बना के, जिसको आप तो वैसे तो नहीं पढ़ सकते जी, वो जो मैग्नीफाइंग ग्लास, हाँ उससे पढ़ सकते हो, तो पीछे जूम करके हमारा नाम दिया गया। एडिड म्यूजिक डायरेक्टर हिमेश रेशमिया, एडिड गीतकार सुधाकर शर्मा। लेकिन आज मेरा नाम बड़े बड़े अक्षरों में आता है जी। और इसके लिए मैं ज्यादा धन्यवाद अपने बेटे को दूंगा, क्योंकि उसने क्या किया, ये जो डिजिटल जमाना आया जिसको मैं नहीं जानता हूँ, जी जी, उसने ये काम संभाल लिया। अच्छा। उसकी अपनी एक छोटी म्यूजिक कंपनी है ओडली के नाम से, ओडली लेवल। तो उसने जो मेरा काम संभाला, तो उसने पूरा नेटवर्क ऐसा फैला दिया कि क्या मेरा काम है, कहाँ कहाँ मैंने काम किया, क्या किया। तो ये जो नया जमाना आया और उसने संभाला, तो आज मेरा नाम कई जगह तो ऐसा होता है कि म्यूजिक डायरेक्टर प्रोड्यूसर से भी पहले दे देते हैं, लेकिन
मुझे इस बात की खुशी नहीं है कि मेरा नाम पहले आता है या बाद में आता है जी। लेकिन हाँ, इस बात की खुशी जरूर है कि आज मैं आपके सामने बैठ के कुछ बातें कर रहा हूँ। ये सब मेरे नाम की और काम की ही देन है। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है सुधाकर जी। और एक बात तो है कि जब आप कुछ भी करते हैं, एक छोटा सा भी काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये तो लगता ही है कि पहचान उसकी मिलनी चाहिए, उसको लोग समझें कि ये मैंने किया है। बाद में फैसला होगा कि अच्छा है या बुरा। हाँ, वो तो बाद में ही पता लगेगा। लेकिन पहले तो पता चले कि हाँ, ये किसने किया है, ए ने किया है, बी ने किया है या सुधाकर शर्मा जी ने किया है। और ये नई पीढ़ी जब साथ में आती है तो वाकई बात तो बन ही जाती है। बेटे को आप श्रेय दे रहे हैं, बेटा आपके साथ है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छी सी बात है साथ में। तो ईश्वर करे ऐसे ही आप ढेर सारे और काम करें और लोगों तक पहुंचे और पहचान मिले। ये बताइए कि आपके पसंदीदा गीतकार कौन हैं? तो बहुत लंबी लिस्ट, बहुत लंबी लिस्ट है ना। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं कि नंबर 1 तो मेरे गुरुजी हैं जी, हसरत जयपुरी साहब, देन शैलेंद्र जी, पंडित नरेंद्र शर्मा, क्या बात है, पंडित प्रदीप, साहिर साहब। ये ऐसे गीतकार हैं कि जब कभी मुझे कोई ऐसी सिचुएशन मिलती है तो मैं ये कोशिश करता हूं कि इन्होंने क्या लिखा था उस सिचुएशन पे। जैसे एक गाना है जो मैं सुनाना भी चाहूंगा, परदेसी बाबू में, क्या है प्यार बताओ ना। मुझे ये गाना लिखने के लिए जब बुलाया आनंद राज आनंद ने, तो कहा कि ये सिचुएशन है जी। वो सिचुएशन जब मुझे बताई तो सिचुएशन डायरेक्टर ने बोला कि लड़की लड़के से पूछती है प्यार क्या चीज है जी। प्यार क्या चीज है, ये तो राज कपूर साहब का गाना है, मोहब्बत है क्या चीज हमें भी बताओ। पंडित नरेंद्र शर्मा प्रेम रोग के लिए राज साहब से जब डिस्कस कर रहे थे तो मैं वहां बैठा था। अच्छा। तो पंडित जी ने बोला कि राज, प्रेम रोग होता ही नहीं है, प्रेम आराधना है, पूजा है, प्रेम जो है ना अर्चना है, प्रेम से हम है, प्रेम से तुम, प्रेम से दुनिया, प्रेम से ये इबादत है। ये रोग कैसे हो गया? फिल्म का नाम ही है प्रेम रोग, और फिल्म का नाम प्रेम रोग है जी। तो उन्होंने कहा जे तेरी कहानी क्या है? कहानी ये है कि एक राजकुमार बाग में घूमने आया, एक फूल उसको पसंद आया, तोड़ लिया, सूंघने लगा। राज साहब ने तुरंत उनको बोला पंडित जी बस यही लिख दो, और उन्होंने लिखा भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुमार जी। वो सारा किस्सा मेरी जहन में आया पंडित जी का, और मैंने तुरंत लिखा क्या है प्यार बताओ ना, दिल का चैन या दिल का रोग, बड़ा कठिन है प्यार निभाना, ऐसा क्यों कहते हैं लोग। क्या बात है। प्रेरणा जो है ना जी, इन गीतकारों से मैं हमेशा लेता हूँ। चलिए ये गीत सुनते हैं। जी सुनिए। क्या है प्यार बताओ ना, दिल का चैन या दिल का रोग, बड़ा कठिन है प्यार निभाना, ऐसा क्यों कहते हैं लोग। करते हैं मगर निभाते हैं कुछ लोग। क्या है प्यार बताओ ना, दिल का चैन या दिल का रोग। प्यार के रंग सा ना रंग कोई दूजा, प्यार में तो आंसू जो बहे भी तो क्या है, प्यार की बरखा का अपना मजा है, लेकिन
लेकिन प्यार किया नहीं जाता, ये तो होता है संजोग। क्या है प्यार बताओ ना, दिल का चैन या दिल का। तो ये थी कहानी इस गीत के लिखने की। कहीं ना कहीं आपकी बात से यही लगता है सुधाकर जी कि संगत का असर, जो कहते हैं ना कि सत्संगति करना चाहिए, या अच्छे ऐसे लोगों के संग बैठने का जो है ना, आप इतना कमा लेते हैं कि बाद में आप बहुत सारे काम कर लेते हैं, या यूं कहें कि ऐश कर लेते हैं, या कैश कर लेते कैश कर लेते हैं। बिल्कुल सही। नहीं रेणु जी, मैं इतना सौभाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को कि मैंने इन सब के दर्शन किए, जी, इनके पैर छुए हैं, इनकी सेवा की है, और इनको आज भी मैं भगवान की तरह पूजता हूँ मन ही मन। ये बहुत बड़ी बात। इनसे अच्छा मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ। मेरी लाइफ का एक सपना है जो शायद अभी तक पूरा नहीं हुआ, तो अब क्या होगा। शैलेंद्र जी का एक गाना है, एक सवाल तुम करो, एक सवाल मैं करूं, मैं करूं। सवाल ही सवाल का जवाब हो, और उसमें एक सवाल हो। ऐसा गाना इकलौता है, किसी राइटर ने लिखा नहीं है अभी तक, और मैंने बहुत कोशिश की लेकिन लिख नहीं पाया हूं। अगर मैं कभी लिख पाया तो मैं समझूंगा आज सफल गीतकार हूं। क्या बात है। एक सवाल मैं करूं, एक सवाल तुम करो। ससुराल फिल्म का गाना है ये। इस तरफ तो कभी ध्यान ही नहीं गया, इस गीत की तरफ, इस नजरिए से आप इस देखना। गीत की रचना देखिए, मतलब जो वो सवाल है उसी में जवाब है, और जवाब में फिर एक सवाल है, तो ये बिल्कुल सही। बहुत मुश्किल बात है। बहुत मुश्किल बात है। चलिए, प्रेम रोग फिल्म के समय की जब आपने ये बात कही, जी। तो ऐसे ही और किसी फिल्म के बनते समय आपने कुछ और याद किया या आपने देखा? जी, जैसे कि हम लोग जब भी कोई काम करते हैं तो जी। सिचुएशन है तो वही मिलती जुलती होती हैं। बिल्कुल। कहीं कुछ होता हाँ। है, कहीं कुछ होता है, और उसके अंदर से ही कोई बात ऐसे निकल जाती है, जी। जिसका हम लोग ऐसे प्रयोग करते हैं। बिल्कुल। एक गाना जब हम सिचुएशन पे बैठे थे तो सलमान भाई ने बोला कि एक गाना लिखो, ये गोविंदा आजकल बहुत अटके झटके दे रहा है, हाँ। तो कुछ ऐसा गाना हो जाना चाहिए। तो मैंने बोला कि अटके झटके पे भी गाना हो सकता है। जी। तो मैंने लिखा, तुम पे हमें अटके यारा दिल भी मारे झटके। जी। तो उन्होंने कहा इसमें भाई आ सकता है क्या? अच्छा। हिमेश भाई ने मुझे बोला नेक्स्ट डे। मैं कहा हिमेश भाई इसमें भाई भाई कहाँ डाल रहे हो यार, रोमांटिक गाना है। तो बोले भाई उनका सगा भाई इसमें है, अच्छा। तो भाई आएगा तो अरबाज भी आएगा ना। हाँ हाँ। तो ये मजबूरी हो गई, जी। फिल्म की डिमांड थी और मेरी मजबूरी थी कि मुझे भाई लाना ही है। तुरंत फिर मुझे लगा कि यार अगर हसरत साहब होते तो भाई को ले ही आते, जी। वो ना करते ही नहीं। उन्होंने आपको दिया था गुरु मंत्र हाँ, कि तो मैंने प्रोड्यूसर की पसंद करना है। हाँ, तो मैंने तुरंत लाइन लिखी, बच के रहना तुमको प्यार में पड़ जाए ना फटके, भैया को तू खटके। क्योंकि मैंने सोचा कि अगर कोई भी भाई जी। उसकी बहन को कोई लाइन मारेगा, भले ही उनका प्यार हो, बाद की बात है, लेकिन पैर खटक तो जाएगा। बिल्कुल। और उनका चलेगा। उनकी कहानी ये थी, यही कहानी। मुझे नहीं मालूम था ये कहानी है। और ये गाना मेरा सुपर डुपर हिट हुआ। वाह, क्या बात है। तो ऐसे बनते हैं गीत। सुनते हैं ये वाला गीत। तुम पर हम हैं अटके यारा, दिल भी मारे झटके हो, क्योंकि तुम हो हटके। अरे तुम पर हम हैं अटके यारा, दिल भी मारे झटके हो, क्योंकि तुम हो हटके। तुम पर हम हैं अटके यारा, दिल भी मारे झटके हो, क्योंकि तुम हो हटके। भैया को तू खटके।
अरे जा रे जा, तेरा भैया भी हम चाहे तो दर दर भटके। अरे हमसे जो उलझेगा वो तो खुद ही उल्टा लटके। ओ हम भी हैं जरा हटके, तुम पर हम हैं अटके यारा, दिल भी मारे झटके हो, क्योंकि तुम हो हटके। तुम्हें पाना है मैंने सोच लिया, चाहे सर कोई पटके। दोस्तों, फिर मजेदार बातें चल रही हैं, कैसे गीत बन जाते हैं। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग ढंग से बताया है कि कैसे अपने बेटे के लिए किसी ने गीत लिखा और वो चश्मे बद्दूर गीत जैसे वो हसरत साहब का, जी हसरत साहब उन्होंने अपने बड़े बेटे के लिए लिखा था। हाँ, उनके बेटे आए थे और उन्होंने रिकॉर्डिंग के दौरान यही बताया, वही मैं याद कर रही थी। तो और कैसे आपने गीत? देखिए, एक फिल्म थी शिखर जी। अब शिखर फिल्म में ये था कि मैं जॉन मैथ्यू साहब हैं जिन्होंने सरफरोश बनाई थी जी, उनकी ये सेकंड फिल्म थी। तो मैं जिसको भी पूछता था यार क्या चल रहा है, तो बोलता मैं शिखर लिख रहा हूँ। अच्छा। कोई बोलता था मैं उसमें म्यूजिक दे रहा हूँ। तो मैं बड़ा परेशान था कि यार पूरी फिल्म इंडस्ट्री उधर ही लगी हुई है, ऐसा क्या है जी। और मैं जॉन मैथ्यू को जानता नहीं था। तो मेरे को एक म्यूजिक डायरेक्टर मिला, स्ट्रगलर टाइप का था। उसने मेरे को बोला कि मेरे को कुछ मुखड़े लिखवाने आपसे, मैं जॉन मैथ्यू को सुनाना है। तो मैंने कहा ये जरिया अच्छा है, तो मैंने फटाफट लिख दिए। जॉन साहब को पसंद आ गए। लेकिन जो आप बता रहे हैं कि जो स्ट्रगलर थे उन्होंने आपसे लिखवाया, तो क्या उन्होंने जाके बताया कि आपने लिखा है या? हाँ, वो क्या हुआ, उन्होंने जब गाने सुनाए जी तो उनको बड़ा अजीब लगा। उन्होंने कहा मैं राइटर से मिलना चाहता हूँ। अच्छा। तो मैं चला गया। हाँ। तो मेरे को बोला सुधाकर जी ये आप तो चुनरिया घाघरा ये सब लिखते हो, ये कैसे लिखा? हमने कहा इन्होंने मेरे को बताया आपकी सिचुएशन, मैंने लिख दिया जी। तो जॉन साहब सबको सिचुएशन देते थे, कोई लिख नहीं पाता था। वो घर से लाऊंगा, मैं तो कभी जाता ही नहीं। मैं जहां जाता हूँ गाना उधर ही लिख के उसको दे के अपने घर आता हूँ। मैं होमवर्क कभी लाता ही नहीं हूँ। ऐसा? हाँ, मैंने कभी ऐसा नहीं बोला मैं कल लिखूंगा या सोचूंगा, उसको लिखवाता हूँ, अपने घर आ जाता हूँ। तो मैं जब जाता था जॉन साहब सिचुएशन बताते थे, मैं उनको लिखवा देता था। लिखते वो खुद थे, पेंसिल रबड़ लेके। मैंने कहा मैं नहीं लिखूंगा, आपको लिखना पड़ेगा। उनको क्या करेंगे? बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। मैं चला आता था, फिर उनका रात को 11 बजे कॉल आता था, अरे यार वो गाना मैंने सुना बहुत अच्छा है, लेकिन आपने तो वही लिख दिया जो मैंने बताया था। हाँ। तो मैंने कहा आपने वही तो बताया, वही तो मैं लिखूंगा जी। जब ऐसा करते करते 2 साल तक मैंने उनकी हर सिचुएशन पे 4-5 गाने लिख दिए। अच्छा। तो वो खुद ही परेशान हो गए। उन्होंने मुझे खुद ही बताया कि आपकी मेरे साथ जुड़ने का कारण ये है, मैं जिसको दूसरी बार सिचुएशन देता था वो कभी लौटता ही नहीं था। आपने हर सिचुएशन को लेके नहीं गए, इधर ही लिख के चले गए। तो मैं बोला यार तुम आदमी हो क्या हो? आजकल मैं उनके साथ डायलॉग लिख रहा हूँ स्क्रीन प्ले के साथ। अच्छा। सरफरोश 2 के लिए दोस्ती हो गई हमारी जी। तो गाने हमारे कंप्लीट हो गए। उन्होंने एक दिन बोला कि पिक्चर का टाइटल है शिखर जी, आप आइए। और गाना मैंने शूट कर लिया। गाना बिना लिखे शूट हो गया। मेरे को किशोरदा याद आए, कैसे लिपसिंग करनी है, कैसे क्या करना वो देखना पड़ेगा मेरे को जी। तो मैं जब गया उनके पास तो मैंने कहा दिखाइए क्या शूट किया आपने। एक कुछ ट्यून थी उसके ऊपर उन्होंने वो गाना शूट किया हुआ दिखाया।
मैंने गाना देखा, मैंने सर एक बार और, उन्होंने कहा देखिए, और जहन में मेरे घूम रहे थे किशोरदा। अच्छा। कि आज गुरुजी इज्जत रखा ही लो, फंस गया, शूट किया हुआ है। तो मेरे को एक ट्यूब लाइट हुई, मैंने कहा सर एक काम हो सकता है। मैं कहा सर ये शॉट यहाँ से काट के अगर हटा दें, यहाँ ये लगा दें और यहाँ ये लगा दें, खाली 3 शॉट बदल दीजिए, गाना आपका हो गया। अच्छा। इतना बड़ा डायरेक्टर, इतना बड़ा नाम, हक्का बक्का रह गए होंगे। नहीं वो तो हक्का बक्का नहीं रहा, स्टाफ हक्का बक्का रह गया कि ये है कौन ऐसे जो बोल सकता है कि हटा दो यहाँ से वहां कर दो। तो लेकिन जॉन साहब मुस्कुराते हुए पी रहे थे, बोले हटा दो भाई, जैसे बोलते हैं ऐसे करो। अच्छा। अभी आजकल तो डिजिटल है, उन्होंने हटा के मेरे को लगा दिया, लिखो गाना। हाँ। मैंने तुरंत गाना लिखवा दिया। वो मेरे को क्या था, एक पहला शॉट मिला कि एक आसमान का लोल एंगल से एक पूरा आकाश नीला था, और फिर एक शॉट मिला एक किसान जो है ना हल चला रहा था जी, और फिर एक शॉट मिला कि कुछ बच्चे स्कूल की छुट्टी हुई है और वहां से निकल रहे हैं। 3 शॉट मुझे मिले और मैंने गाना लिखा, नीले नीले आसमां में तू है, धरती की हलचल में तू है, क्या बात है, तू ही सबका साथी रे। ऐसा करके मैंने गाना लिखा। विजू शाह भी वहां आया हुआ था, वो बैठा था अंदर रूम में, तो वो भी आया बाहर, सर ये तो गाना सही है, इसको हम बना लेते हैं। और हमने गाना बना लिया। बनाने के बाद ये हुआ कि इसको गाएगा कौन जी। सर बोले कि जगजीत जी से गवाते हैं। मैं सर वो तो गजल सिंगर है, ये गाना कैसे गाएगा? बोले नहीं वो मेरे लिए लक्की सिंगर है, वो गाएगा। मैंने कहा गवा लो जी। अब जगजीत सिंह जी का नाम आते ही मेरे को लगा कि मैं शायद ये गाना नहीं लिख पाऊंगा जी, क्योंकि वो उनका बड़ा एक वो था कि वो अपने ही शायर का गीत गाते थे जी। एक बार एक पिक्चर में उन्होंने मुझे बोला भी था, तो मैं बोला चलो ठीक है 6 तो लिख लिया, अब 7वें में कोई और आएगा तो आ जाए जी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर वो जब आए गाने के लिए तो मैं बैठा हुआ था दूर, तो बार बार जो है ना एक ही बात बोल रहे थे, अरे जॉन मैं लेट पहुंचा, मुखड़ा गा चुके थे। अच्छा। तो अरे जॉन इस साल ना मेरा कोई फिल्म में गाना नहीं है, काश इसके 3 अंतरे होते। अच्छा। फिर वो खुद ही बोलते थे चलो देख लेंगे गाना, पहले गाते हैं। 2 बार उन्होंने बोला, तब तक मैंने तीसरा अंतरा लिख लिया अच्छा जैन में। तो जैसे ही उठ के आने के वो तीसरे अंतरे के लिए बैठते हैं, मैं सर उधर ही बैठो, तीसरा अंतरा लिखो। तो ऐसे उन्होंने शक्ल की, बोले मतलब आपको तीसरा अंतरा चाहिए, मैं लिखवाता हूँ। मैंने उनको वहीं बैठे के बैठे तीसरा अंतरा लिखवा दिया। बोले यार तीसरा तो 2 से अच्छा है। मैंने कहा तीसरा है ना। और वो गाना इतना हिट हुआ कि मेरे को एक बार जगजीत जी ने स्टूडियो में मिले तो बोला शर्मा इधर आ, मेरी बीवी को कॉल लगा। तो मैंने कहा शायद इनका फोन खराब होगा तो इसलिए मैंने फटाफट लगाया, तो भाभी जी की रिंगटोन में वो गाना बज रहा था, नीले नीले आसमां में तू है। बोले आजकल मैं जिस शो में जाता हूँ ना तो गाना गाना पड़ता है। अच्छा। 1 साल बाद जयपुर से एक सिंगर आई जी, उसने मेरे को कहा कि सर मेरे लिए एक गीत लिख दीजिए। तो मैंने कहा लिख दूंगा। बोले लेकिन एक गीत है जो हमारी प्रेयर है, वैसा एक गीत चाहिए। प्रेयर दिखाओ कौन सी है। तो उन्होंने मेरे को एक वो जो बच्चों की नोटबुक रहती है उसके पीछे प्रिंटेड एक दिखाया कि ये है, वो मेरा ही गीत था, नीले नीले आसमां में तू है। तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की कोई बात नहीं थी। क्या बात है। तो मैंने कहा हाँ ऐसा लिख दूंगा मैं। सेकंड डे मैं कैसेट लेके गया और उसको बोला ये सुनती रहे, मेरा ही लिखा हुआ। उनको ये मालूम नहीं था कि ये आपका लिखा हुआ है? नहीं मालूम था। तो भाई ये प्रार्थना हम भी सुनते हैं जो प्रेयर बन गई है अब। जी जी, ये शिखर फिल्म का गाना है। नीले नीले आसमां में तू है, नाजुक सी कलियों में तू है, धरती की हलचल में तू है, जीवन के हर पल में तू है। हे ईश्वर तू जाने यहाँ क्या है किसका शिकवा, हे ईश्वर तू जाने यहाँ क्या है किसका शिकवा।
में तू है, पंछी की उड़ानों में तू है। हाँ सब ढूंढते हैं यहाँ अपना अपना शिकार। हे ईश्वर तू जाने यहाँ क्या है किसका शिकार। दोस्तों, बातें बड़ी मजेदार, बहुत रोचक, लेकिन बहुत आश्चर्यजनक बात हमारे लिए खास तौर से सामने जो बैठे हैं सुधाकर शर्मा जी, जो कि गीत लिखवाते हैं और होते हैं गीत इनके। ये अपने आप में बहुत बड़ा अजूबा है। यानी कि ये खुद अपने हाथों से नहीं लिखते हैं, लिखवाते हैं। तो अलग अलग तरीके के किस्से होते हैं, सबके अपनी अपनी बातें होती हैं, और ऐसी ही बातें लेकर हमारे साथ है सुधाकर जी। तो सुधाकर जी, आपने बहुत सारे लोगों के संग बहुत तरीके से काम किया है, और किसका क्या अनुभव रहा आपके? ये आपकी इस बात पे मेरे को एक बात याद आती है कि हम लोग एक फिल्म कर रहे थे, हमराज। जी, हमराज, क्या बात है, सुपरहिट फिल्म। सुपरहिट। उसमें एक गाना था, तूने जिंदगी में आके जिंदगी बदल दी, जिसके लिए मेरा फिल्म फेयर में नॉमिनेशन भी था। जी। अवार्ड मुझे नहीं मिला, लेकिन उसका नॉमिनेशन मैंने फ्रेम करा के रख लिया है। मेरे लिए उतना ही अवार्ड बहुत है। बहुत बड़ी बात। क्योंकि वो अवार्ड गुलजार साहब को गया, तो डेफिनेट वो हमारे सीनियर हैं और डेफिनेट उनका गीत मुझसे अच्छा था जी। लेकिन नॉमिनेशन आना बहुत उस साल में 2005 में 5 गाने नॉमिनेशन में होते हैं जी। 5 में से 3 मेरे लिखे हुए थे। क्या बात है। तो मेरे लिए तो इससे बड़ी कोई बात ही नहीं हो सकती, बहुत बड़ी बात आज तक के इतिहास में। जब गाना रिकॉर्ड होके डायरेक्टर के पास गया, गाना फेल हो गया, उनको पसंद नहीं आया। अच्छा। तो हिमेश बहुत घबराए, सर ये क्या हुआ, ये तो गाना उनको पसंद ही नहीं आया। हमने कहा भाई यही गाना तो उनको सुना के ही हमने रिकॉर्ड किया ना। बोले लेकिन गड़बड़ हो गई। मेरी एक आदत है कि मैं कभी काम से हार नहीं मानता जी। क्योंकि दोबारा करना पड़े या 10 बार करना पड़े, आपका सेटिस्फेक्शन होना चाहिए जी। हम लोग सीधा सेट पे चले गए। अच्छा। म्यूजिशियनों को लेके उनको जाके रिक्वेस्ट की कि जब आपका लंच टाइम होगा आप हमको थोड़ा टाइम दीजिए, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। तो जैसे ही लंच टाइम हुआ तो वो लंच पे नहीं गए, तीनों भाई हमारे पास आए। उसने देखा ये सारे म्यूजिशियन बैठे हुए हैं। अच्छा। बोले ये क्या है। हमने सर 1 मिनट आप गाना सुनिए। गाना सुनाया, हिमेश ने गाया, बहुत अच्छा गाता है हिमेश, बहुत बढ़िया। तब तक कोई रिकॉर्ड नहीं हुआ था, दुनिया नहीं जानती थी वो गाता है। हाँ, तब तो कंपोजर थे। हाँ, तो वो गाना सुनाया तो वो बोले कि हिमेश गाना सही है लेकिन इस गाने में थ्रिल नहीं है। अब बात मेरी तरफ आ गई। तो मैंने कहा सर आपने तो बताया नहीं इसमें थ्रिल चाहिए, लेकिन थ्रिल आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। तो मुझे फिर हसरत साहब याद आए कि ये प्रोड्यूसर को थ्रिल चाहिए जी। थ्रिल कैसे आएगा। तो मैंने कहा सर आप मुझे अपने राइटर से मिलाइए। राइटर है सेट पे। बोले है। दोनों राइटर आए। मैंने उनसे पूछा कि इस गाने से पहला सीन क्या है। उन्होंने बताया। भाई इसके बाद वाला क्या है, उन्होंने बताया। उनके सीन के हिसाब से यह है कि ये गाना शुरू होता है एक महफिल में और वो बर्थडे मना रहे हैं। लड़की शादी हुई है बॉबी देओल से जी और इश्क कर रही है अक्षय खन्ना से जी। ये सिचुएशन पे ये गाना है। उसी टाइम मैंने एक शेर लिखा जी और वो शेर था, तुम सा हंसी इस जमाने में हुआ तो रब से शिकायत होगी। क्या बात है। तुम्हारा रुख किसी गैर की तरफ हुआ तो कयामत से पहले कयामत होगी। क्या बात है। और मैंने कहा कि आप सिर्फ इतना चेंज कर दीजिए कि लड़का आता है, अक्षय खन्ना को महफिल में पहले ले आइए जी। लड़की उतरती है नीचे, ये दोनों टकराते हैं और कुछ इनके हाथ में है वो गिर जाता है, दोनों का स्पर्श होता है और दोनों के लुक एक्सचेंज होते हैं, जिसको बॉबी देओल देख लेता है जी। और जब ये शेर पढ़ेगा तो पब्लिक बोलेगी कुछ ना कुछ होगा, और होगा कुछ नहीं। हो गया थ्रिल आपका जी। तो बोले हाँ ये तो अच्छा है। मैंने कहा लेकिन शेर उदित नारायण नहीं पढ़ेगा, गाना उदित का है जी। वो बॉबी देओल हमको देना पड़ेगा आपको। तो वो शेर वही बोलेंगे। तो बोले यार सिंगर बोलेगा नहीं। मैंने कहा उनको अच्छा नहीं लगेगा, यही बोलेगा। इम्पैक्ट तभी आएगा, पावरफुल होगा वो। तो बॉबी देओल ने वो शेर पढ़ा और आप पिक्चर में देखिए क्या थ्रिल पैदा हुआ। जबरदस्त। मतलब लोगों को लगता है कि अब कुछ तलवारें चलेंगी लेकिन होता कुछ नहीं है जी। गाना होके निकल जाता है जी। हमराज की ये सिचुएशन, तो ये गीत हमारे श्रोताओं के लिए पेश है। तुमसा कोई दूसरा इस ज़मीं पे हुआ तो रब से शिकायत होगी। तुम्हारी तरफ रुख किसी गैर का हुआ तो कयामत से पहले कयामत होगी।
जिंदगी हो, जिंदगी बदल दी। तूने जिंदगी में आके जिंदगी हो, जिंदगी बदल दी। तूने प्यार यूं निभा के जिंदगी हो, जिंदगी बदल दी, जिंदगी बदल दी। अब गवारा नहीं कोई और भी हो, जो मेरी तरह यूं तुम पे मरे। छूना तो दूर है, अब न मंजूर है, कोई मेरे सिवा तेरा जिक्र भी करे। तूने फासले मिटा के, तूने फासले मिटा के जिंदगी हो, जिंदगी बदल दी। तूने जिंदगी में आके जिंदगी हो, जिंदगी बदल दी, जिंदगी बदल दी। तेरी तारीफ कर आईना भी करे, तोड़ दूं मैं उसे दिल मेरा कहे। तू है मेरा जुनून, मेरे दिल का सुकून, मैं दीवाना हूँ तेरा, कोई कुछ भी कहे। ये दीवानगी बढ़ा के, ये दीवानगी बढ़ा के जिंदगी हो, जिंदगी बदल दी। सुधाकर जी, आपकी पहली फिल्म हिमेश रेशमिया जी के संग तो बंधन थी, लेकिन आपने जैसे बताया कि पहले आ गई प्यार किया तो डरना क्या, ये हो गई दूसरी। लेकिन आपने सबसे पहले किस फिल्म के लिए गीत लिखा? जी, मेरी एक फिल्म थी किसकी बीवी। अच्छा। जिसमें विजय बटालवी का म्यूजिक था, उसके गीत मैंने लिखे थे। वो मेरी पहली फिल्म थी और मेरा पहला एलपी उसी का निकला था। इसकी एक छोटा सा किस्सा मैं जरूर सुनाऊंगा। एक्चुअल में ये जब एलपी रिकॉर्ड निकला तो ये दिवाली से 3 दिन पहले का था। तो उन दिनों ये होता था, जितने भी लिरिक राइटर और म्यूजिक डायरेक्टर होते थे उनको 2 एलपी मुफ्त में मिलते थे। अच्छा। तो जो बड़े बड़े लोग थे उनके यहाँ तो ये पहुंचा देते थे। मेरा घर कौन पहुंचाया, घर का एड्रेस ही नहीं किसी के पास जी। तो मैं चाहता था कि वहां पे ऑफिस जाऊं और वो ले लूं, रिकॉर्ड ले लूं, लेकिन मेरे पास ऑफिस जाने के लिए पैसे नहीं थे। तो मैंने मेरी मिसेज को बोला कि भाई ऐसी ऐसी बात है। तो हमने अपने स्टोव में से घासलेट निकाल के बेचा। ऐसा? पहले स्टोव होते थे, स्टोव होता था, उसका पूरा घासलेट निकाल के दुकान वाले को मैंने बेचा। तो कुछ 2.5 रुपए मुझे मिले। अच्छा। तो 2.5 रुपए मैंने सोचा कि इधर से मैं जाऊंगा टिकट ले लूंगा, उधर से बिना टिकट चलाऊंगा, क्या कर लेगा कोई मेरा।
अच्छा जाते हुए पकड़ लिया तो मैं जा नहीं पाऊंगा ना। अच्छा, मतलब मिल जाए रिकॉर्ड, उसके बाद कुछ भी हो? उसके बाद जो होगा देखा जाएगा, कुछ भी हो। कुछ भी हो। अच्छा। तो मैं जब वहां पहुंचा तो वहां पे मैनेजर थे दुबे साहब, तो वो भी मुझे जानते थे जी। तो मैंने कहा देखेंगे। इस मामले में बड़ा हिम्मत रखता हूँ, मैं कहता हूँ कि ना तो वहां से होगी ना, मैं हाँ करके चलता हूँ ना जी। तो मैं जैसे ही गया तो बोलने लगे कि भाई तुम सुधाकर शर्मा हो, इसका प्रूफ क्या है? वो जो रिकॉर्ड के पीछे जो है ना सबके फोटो लगे थे, मेरा ही नहीं था क्योंकि मैं ही नया था। जी जी। गौहर कानपुरी का भी लगा था, सबका लगा था। तो मैंने कहा भाई मेरा नाम तो है, और नाम भी सिर्फ सुधाकर था। अच्छा, सुधाकर शर्मा भी नहीं था। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं हम आपको नहीं दे सकते, आप खरीद लीजिए। अच्छा। अब शायद खरीदने में वो कुछ 28-29 रुपए का कुछ था, तो मैं कहां से खरीदता। तो मैं बड़ा मायूस होके खड़ा रहा पहले तो जी। लेकिन उन्होंने कहा भाई आपको हम नहीं दे सकते। जी। मैं कहा यार 2 देते हो, आप 1 ही दे दो। बोले नहीं हम दे ही नहीं सकते, आप ये लेटर लाओ वो लेटर लाओ, म्यूजिक डायरेक्टर से लिखवा के लाओ। तो मैं बड़ा मायूस होके नीचे उतर रहा था और मेरी आंखें भरी हुई थी। हाँ, जाहिर है। तब तक शंकर जी आ गए। तो जैसे ही वो आए तो मैं पैर छुआ और मैं रो पड़ा। तो उन्होंने एकदम मेरे को गले लगाया, कह रहे क्या हुआ? वो बड़े रौबीले बात करते थे, कभी मायूस। क्या हुआ? मैंने कहा शंकर जी ऐसे ऐसे हुआ है। अच्छा चल अंदर। दुबे खड़ा होके बाहर आए, इसको 2 LP दे, ये सुधाकर शर्मा है, मैं बोल रहा हूँ। अभी देते वो फटाफट किसी को बोला और 2 LP लेके आ गए और मेरे को दे दिए। मैं तो खुश हो गया और किसी ने कुछ नहीं पूछा तू कौन है क्या है। और मेरे को बोले कि आप बैठिए। तो शंकर जी बोले तू बैठ इधर, मैं आता हूँ अभी। चाय भी आ गई, बिस्किट भी आ गया, क्योंकि मैंने कहा ना बड़े लोग बड़े होते हैं। उन्होंने पहचान लिया तो दुनिया ने पहचान लिया। और मैंने चाय वाय पी। शंकर जी बाहर आए, थोड़ी देर में मेरे को बाहर निकाला। कहाँ रहता तू? हाँ बोला बांद्रा। बोले हाँ मेरे को भी बांद्रा जाना, चल बैठ गाड़ी में। तो मैं गाड़ी में बैठ गया। अब इधर उधर की सब बातें हो रही थी जी, क्योंकि पहले मैं उनके यहाँ तो था। तो ऐसे करते करते जब बांद्रा से थोड़ी देर पहले, किधर रहता है बांद्रा में? अब मैं तो झोपड़पट्टी में रहता था, मैं कैसे उनको बोलूं? तो मैंने बोला शंकर जी मैं रहता तो इधर ही, मतलब ईस्ट में रहता हूं, लेकिन अभी आपने ये मेरे को रिकॉर्ड दिलाया, मेरे को ना ये जरीमरी का मंदिर है इधर, उधर जाके एक बार ये टिकाऊंगा, वहां मेरे को उतार दीजिए। तो मैं बाद में घर ना देखें। घर कहाँ दिखाऊं? उनकी गाड़ी मेरे घर में नहीं जा पाएगी, गली में ही नहीं जा पाएगी। एम्पाला गाड़ी में बैठा आदमी और भारत नगर की झोपड़पट्टी में जाएगा? तो उन्होंने मेरे को बांद्रा तालाब पे उतार दिया। अच्छा। और जब मैं उनके पैर छूने लगा तो उन्होंने मेरे को 100 रुपए दिए। क्या बात है? मैं बोला शंकर जी ये क्या? बोले दिवाली है ना 4 दिन बाद। तो मैं चुप हो गया और वो चले गए। उन्होंने यू टर्न मारा, वो वापस गए, उन्हें बांद्रा नहीं आना था। और 100 रुपए मुझे मिले और घर बाद में गया। पहले जो है ना 4 लीटर घासलेट खरीदा मैंने, जिस दुकान वाले को बेचा था जी। तो ये मेरी पहली फिल्म की पहले गाने की कहानी है। और आज भी वो LP मेरे पास, मैंने शीशे में ही जड़ दिया है उसको। क्या बात? वो रखा हुआ है। तो ये मेरी पहली फिल्म थी। और दूसरी फिल्म फिर शंकर जी के साथ ही गोरी फिल्म थी, जिसके मैंने गीत लिखे और डायरेक्शन की। और उसके बाद मैंने लगभग 250 गीत लिखने के बाद मुझे किसी ने नहीं पहचाना। हिमेश रेशमिया के साथ जब मैंने काम किया तो हमको पहली बंधन मिली और दूसरी प्यार किया तो डरना। क्या तो ये थी कहानी। लेकिन जो पहली वाली और आपने जो LP रखा है वो वाकई बहुत जबरदस्त बात है। ये होते थे पहले के लोग, वो अब नहीं आएंगे। ये तो हम लोगों की आंख में भी आंसू ला दे, ऐसी बात कहाँ बोले शंकर जी। और वो मुझे छोड़ने बांद्रा आए, बहुत बड़ी बात है। काला घोड़ा से बहुत दूर है, 18-20 किलोमीटर की दूरी। उनको आने की जरूरत नहीं थी, लेकिन बस उनका प्यार था। कैसे उन्होंने पहचान लिया? लगता है कहीं उन लोगों के पास, जिसको कहते हैं ना तीसरी आंख होती है, क्या वो समझ जाते हैं सब कि समझ आपकी जाते जरूरत क्या है, आप किस मनस्थिति से गुजर रहे हैं? यही बड़ापन है, बड़ापन यही है। अगर बताने के बाद कुछ नहीं किया तो फिर कुछ नहीं, कोई फायदा। वो सब मेरी स्थिति से, मेरी शिवरिंग हो रही थी, मैं रो रहा था, मैंने जो बात की वो सब समझ गए सारी कहानी। और वो फिर बस चले आए। ये भी एक घटना ऐसी हुई, मुरली मोहन राव जो है ना, बंधन पिक्चर हम लोग कर रहे थे। तो हिमेश भाई की एक खास बात है, उसको कोई चीज आप सुना दीजिए, वो आप 6 साल बाद बोलेंगे ना, वो ऐसे तरतीब से सारी लाइनें सुनाएगा, लिखता वो भी नहीं है। अच्छा। लेकिन वो छप जाता है उसके दिमाग में, बिल्कुल याद रहता है। बिल्कुल याद रहता है। ट्यून तो म्यूजिक डायरेक्टरों को याद रहती है, उसको बोल याद रहते हैं। बहुत बड़ी बात है। तो वो क्या होता है कि हम लोगों ने गाने लिखे, उसने याद कर लिया, मैंने तो कहीं लिखा हुआ नहीं है। तो जब रिकॉर्डिंग होती थी तो मैं बोलता था सर गाना तो लिखवाओ, तो वो बोलता था, मैं गाना लिखता था।
ताकि जब गाना रिकॉर्ड होगा तो पेपर सामने होना चाहिए ना, कोई गलती तो नहीं कर रहा। जी जी। और डायरेक्टर को भी देना पड़ता था, तो मेरी वो ड्यूटी लग गई थी जी। बाद में तो मैंने असिस्टेंट रख लिए, शुरू की बात। एक्चुअल में ये हमारी पहली फिल्म थी बंधन, लेकिन रिलीज हो गई हमारी प्यार किया तो डरना क्या, तो दूसरी हो गई। हाँ। इसमें 2 गाने लिखने के लिए मिले थे, ये मेरी और हिमेश की पहली फिल्म थी बंधन। तो उसमें सारा राइटरों की तरह ही था, मैं पेन कापी कागज सब थे मेरे पास। सिस्टम से चल रहा था। सिस्टम से था। तो मोहन मुरली राव ने गणेश जी को बोला ये सुधाकर को तुमने क्यों लिया है? बोले क्यों? बोले इसको कुछ नहीं आता। अच्छा। ये हिमेश से पूछ के गाना लिखता है। अच्छा। तो वो बहुत हंसे, बोले इनकी जोड़ी ऐसी है, एक लिखता नहीं है दूसरा याद कर लेता है। तो उनके साथ काफी बंधन फिर हमारी बहुत अच्छी पिक्चर गई। एक सिचुएशन पे हम लोग बैठे थे जी, ये किस्सा मैं कभी भूल नहीं सकता। अच्छा। हिमेश मेरे को बोला कि सर वो मुरली मोहन राव से मिलना है, तो आप जरा कपड़े ठीक ठाक पहन के आना। अच्छा। ठीक ठाक से तेरा क्या मतलब है? बोले देख लो सर, कुछ कुर्ते पजामे वगैरह पहन लेना। तो मैं जितना अब दिखता हूँ इससे भी डबल था पहले। अच्छा, मोटे थे? हाँ। तो मैंने कहा यार अगर मैं कुर्ते पजामे पहनूंगा ना तो ट्रक ड्राइवर लगूंगा, मैं तो शक्ल से राइटर वैसे ही नहीं लगता हूँ जी। अब तू कह रहा कुर्ते पजामे पहन, तो चल भाई पहन लेता हूँ। तो मेरा एक दोस्त है माधव टेलर, उसके पास मैं गया रात को, मैं कहा यार सुबह मुझे जाना है, एक कुर्ता पजामा मेरे लिए तैयार कर दे। वो बेचारे ने दे दिया। अच्छा, सिल के दे दिया? हाँ। सुबह तो 9 बजे तो मेरे घर पे था, मैं वो सब पहन के गया। हाँ। तो जैसे मैं घुसा सी प्रिंसेस में तो मुरली मोहन राव जी सामने बैठे थे जी। मैं सर मैं कमिंग, तो ऐसे देखा, बोले प्लीज जरा थोड़ा बाहर वेट करो, मेरा लिरिक राइटर आ रहा है। अच्छा। तो मैं समझ गया। हाँ। तो मैं बाहर बैठ गया। तब तक हिमेश आया और मुरली मोहन राव बोला कि क्या यार तुम्हारा लिरिक राइटर अभी तक नहीं आया? मेरा फाइट मास्टर बाहर वेट कर रहा है। अच्छा। तो मैं जब पीछे से आया तो हिमेश भी हंस रहा था, बोले क्या हुआ? बोले सर यही लिरिक राइटर है। तो मेरे को 2-3 बार उन्होंने ऐसा देखा, बोले एक आप लिरिक राइटर है? मैंने जी मैं हूँ। तो अब वो थोड़ा शर्मिंदा तो हुए, लेकिन अब कोई बात नहीं, बड़े आदमी है, कह चुके थे। तो हम बैठे हुए थे, तो मैंने 2-3 मुखड़े सुनाए, उनको पसंद ही नहीं आए। अच्छा। हिमेश बहुत नर्वस हुआ क्योंकि पहली फिल्म थी हमारी जी। भाई जब गाना ही पसंद नहीं आएगा तो कैसे होगा, शुरुआत कैसे होगी? तो मैं अंदर से मेरे को गुस्सा आया पहली बार जी। शायद मैं भी जब सीख ही रहा था गुस्से को कैसे कंट्रोल करना है, तो मेरे को बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा यार इतने अच्छे अच्छे मुखड़े, इसको पसंद नहीं आ रहे, क्या है ये? ऐसे ही बोल दिया। मैं ऐसे तंडोले मंडोले लिखूं क्या? अच्छा। बोले नाइस। अब मैं फंस गया। वैसे ही तो गाना था तंडोले मेरा मंडोले मेरे दिल का गया, नागिन फिल्म का गाना है। मैंने तो ऐसे बोला था गुस्से में बोल दिया। हाँ। वो बोलता बहुत अच्छा है। मैंने कहा ठीक है सर। मैं सर 10 मिनट दीजिए, गाना हो गया आपका। हिमेश बोला सर क्या है? हमने कहा अब ये तेरे ऊपर है, तू ट्यून अच्छी बना दे, गाना यही रहेगा। तो मैंने लिख दिया तंडोले मंडोले। तो अब वो जब गाना लिखा तो हसरत साहब का एक गाना और मार दिया मैंने। उनका एक गाना था उजालों में, उसमें एक गाना था या अल्लाह दिल ले गई। 3 गाने मैंने दूसरों के करके चेपे, और उस पे मतलब मुझे लोग ए मुरली मोहन राव ने गले लगा के बोला कि वाकई में यार तुम जैसा राइटर तो कोई हो ही नहीं सकता। और मैं अंदर से शर्मिंदा कि मैंने इसमें किया क्या है, लेकिन हिमेश ने इतनी अच्छी ट्यून बनाई जी। वो गाना आप सुनिए, तंडोले मंडोले तू जो हाँ बोले या अल्लाह बल्ले बल्ले थी। और वो गाना सुपर हिट हो गया। जब भी ये गाना मैं सुनता हूँ हंसी आ जाती है, मेरे को हंसी आ जाती है कि इस गीत की बधाई का मैं क्या पात्र हूँ, मैंने ऐसा इसमें कुछ भी नहीं किया। लेकिन कभी कभी सिचुएशन पे कोई तीर लग जाता है। एक बात और है कि कहीं ना कहीं जो आपने जैसे कहा गुस्सा आया, लेकिन आपने ऐसे ही बोल दिया तो वही होना था वाली बात है। हाँ होता और है। शुरू से आपने ले लिया था गुरु मंत्र। वो हसरत साहब याद जी, एक बार गोविंदा के साथ ऐसा हुआ, आमदनी 98 खर्चा रुपया जी। वो हिमेश भाई का क्या था कि वो यहाँ से जाते थे हैदराबाद और मैं भी जाता था, और उनको ये एक जुनून था कि रात को आऊंगा अपने घर। अच्छा। तो सुबह की फ्लाइट पकड़ के हम जाते थे और वो रात की पकड़ के घर आ जाते थे, और गाना ओके ही नहीं होता था। गाना ओके तो जब होगा जब हमको कोई डेट देगा मिलने। गोविंदा जी मिलते ही नहीं थे, वो अपने काम में लगे रहते थे जी। 3 बार ऐसा हुआ। तीसरी बार मैंने हिमेश को बोला सर अगर मैं गाना ओके करवा दूं तो? बोले सर ओके कैसे करवाओगे? सर हो जाएगा, एक मीटिंग हो जाए बस। तो हमने प्रोड्यूसर को बोला कि सर एक बार हमारी मीटिंग तो कराओ। अब प्रोड्यूसर का भी पैसा लग रहा था, सब आना जाना, होटल स्टे, ये वो सब।
तो उन्होंने कहा ठीक है आप लंच टाइम में आ जाओ। लंच टाइम में हम गए, गोविंदा जी बैठे हुए थे, मैं बैठा था, ये सब बैठे, डायरेक्टर बैठे। तो मैंने कहा सर आप इतने विद्वान हो, आपके बराबर तो हम लोग क्या करेंगे, आपने इतना काम किया है जी, इस सिचुएशन पे अटके हुए हैं, तो आपने भी कुछ शायद सोचा तो नहीं है दिमाग में कि कैसा गाना होना चाहिए। वाकई में बहुत विद्वान भी है और हाँ। एक आर्टिस्ट इतने बड़े हैं। और सब मैंने पहले भी जैसे बोला कि बड़े लोगों की बातें बड़ी होती हैं, छोटी कभी नहीं होती। छोटी हमारी सोच हो सकती है, बिल्कुल सही, वो छोटे कभी नहीं होते जी। और कहा हाँ यार मैंने सोचा है। मैंने कहा क्या सोचा है? बोले ऐसा कुछ हो सकता है, तेरा नखरा कमाल। मैं कहा हो गया सर, चल हिमेश गाना हो गया हमारा। जी, मैं सर मैं 10 मिनट में आपको गाना देता हूँ। तो मैं और हिमेश रूम में आए और हम लोगों ने वो गाना, तेरी चाल कमाल, तेरे बाल कमाल, तेरे गाल कमाल, सब कमाल ही कमाल, कमाल ही कमाल करके जी, और वो गाना हो गया। और वो गाना रिकॉर्ड हुआ और सुपर डुपर हिट हो गया। आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया का। खर्चा रुपया। चूंकि उनके जहन में एक बात चल रही थी, जी। ऐसा थॉट है, उस थॉट को हमने निभा दिया तो वो गाना हमारा हो गया। वो जो आपने किया ना कि पहले समझे तो कहीं जी। ना कहीं कोई मामला अटका हुआ है, हो सकता है, कई बार होता और है। वो अटके थे शायद इसीलिए उन्हें सब कुछ जच नहीं रहा था। जच नहीं रहा जो था। वो चाह रहे थे वो कैसे मिलेगा जब और तक वो आप कह नहीं समझेंगे पा रहे थे कि इनको बुरा नहीं लग हाँ। क्या होता है, वो भी कैसे कहेंगे, वो गीतकार तो है नहीं। जी, तो वो मैंने वो आइस ब्रेक कर दिया जी, कि चलिए बताइए क्या बताइए करना है। आप क्या चाहते हैं। फिर बिल्कुल उसके बाद गोविंदा जी इतने हमारे फैमिलियर हो गए कि वो दिवाली का एक गाना था उसमें भी आ गए। अरे यार दिवाली पे क्या बम पटाखों वाली बात मत करना। हमने हाँ। कहा नहीं। तो मैंने कहा सुनो जी घरवाली, आज है दिवाली, तेरे कंगने ने दिल धड़काया है। अब ये दिवाली पे गाना हो गया। जी, तो जब इस तरह का एक कॉम्बिनेशन हो जाता है, एक्टर डायरेक्टर एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर जाते हैं, तो ऐसा करते करते जो है ना वो टीम बन चीजें जाती टीम है और बन फिर जाती समझ है। में आता है। और उसी को जो है ना हम टीम वर्क कहते हैं। सब अपना अपना काम करते हैं लेकिन एक दूसरे के समझने का फर्क होता है सर। बिल्कुल सही बात है। लेकिन सुधाकर जी ये बहुत बड़ी बात है कि जो आप में बड़कपन खुद है, जो सबको कहते हैं कि बड़े लोग हैं उनकी इसलिए सोच बड़ी है, ये कहीं ना कहीं खुद आपको एक सफल बनाती है। और सफल बनने के लिए ये सारी चीज़ों को साथ में रखना, आत्मसात करना बहुत ज़रूरी है और वही सफल बनता है। ये आपको देखकर हम कह सकते हैं सामने के सामने। ये बात नहीं, बड़े वाकई में बड़े होते हैं। मैंने जितने किस्से आपको बताए वो वाकई में मुझसे ही बड़े थे। ये ठीक है कि हर बड़ा आदमी जो है ना वो जिस टाइम ये समझ जाता है कि ये नाम में छोटा है लेकिन मैं इससे काम ले सकता हूं तो वो काम ले लेता है। सुधाकर जी इतना लंबा आपका अनुभव है और हर तरीके का आपने अनुभव देखा किया है, जिंदगी को बहुत नजदीक से देखा है, संघर्ष बहुत किया है और इस मकाम पर पहुंचे हैं कि एक पहचान है आपकी और बहुत अच्छी पहचान है। बहुत सारे गीत जो है लोगों की जुबान पर हैं। युवा जो आना चाहते हैं इस इंडस्ट्री में उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? ये अक्सर जो है ना सब पूछते हैं। मैं आज आपको इसकी एक ईमानदारी बताऊं, जरूर। जो भी हमको किसी ने मशवरा दिया वो हमारे काम नहीं आया, जो मैं मशवरा दूंगा उनके काम नहीं आएगा। बिल्कुल सही है। क्योंकि आज मैं मशवरा दे रहा हूं, 5 साल बाद जो लोग आएंगे जी, हालात बदले हुए होंगे। बिल्कुल। लेकिन हाँ, मैं जो मेरे जीवन में सीखा वो नयों को मैं इतना ही बोल सकता हूं कि वो अपने बुजुर्ग राइटरों को सुने, जी, पढ़ें। कोई सिचुएशन दुनिया में ऐसी नहीं है जिस पे गाने ना लिखे गए हों। बस जब आप उनको सुनेंगे, पढ़ेंगे और जब वो सिचुएशन है आपको मिलेंगी तो आपको कोई ना कोई वहां से कुछ ना कुछ लिखने के लिए मिल जाएगा। जो मैं सोचता हूं, जो आजकल कई लोगों से मैंने सुना भी है, मुझे बड़ा दुख होता है कि वो हमारी पीढ़ी को जो है ना फालतू ही समझते हैं। उनको मतलब इनको कुछ आता नहीं। अभी डिजिटल आ गया, अभी नया जमाना आ गया। जमाना कोई भी आ जाए, सिचुएशनें वही रहेंगी, प्यार मोहब्बत वही रहेगा, फिल्में वही रहेंगी, भावनाएं वही रहेंगी। बिल्कुल। तो मैं ऐसा मशवरा तो किसी को नहीं दे सकता आने वालों को, लेकिन मैं उनसे ये रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि जो हमारे बुजुर्ग कर गए वो हम ना कर पाए और जो हम कर गए कम से कम तुम तो कर दो। क्या बात है, ये बात बिल्कुल सही है। और सीख ही लेते हैं हम लोग, भले ही माने ना, अलग बात है, लेकिन सीखना तो पड़ता है। और उन्हीं के जो अनुभव हैं, जो भी उन्होंने सीख कर अच्छा बुरा जो भी लिया है जिंदगी से, उसी से सबक लेकर हम कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, इसको स्वीकार कर लेना अच्छी बात है। एक मैं घटना मेरे उस्ताद जी की मैं शेयर करना चाहूंगा, हसन साहब की। सुबह सुबह उनके घर जाता ही था, मैं गया तो बड़े उदास बैठे थे। अच्छा। तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो भाभी ने बताया कि कुछ नहीं हुआ, थोड़ा इनका मन उदास है, ये वो। तो वो क्या था कि उनके पास काम नहीं था,
ये हर आदमी की स्थिति आती है जी। जब काम नहीं होता। तो मैंने उनको बोला कि सर आप इस तरह उदास क्यों होते हो, और ये आप छोटे छोटे म्यूजिक डायरेक्टरों की बातों को लेके जहन में उदास होते हो। कुछ लोग आते थे, उनसे गाने लिखवा देते थे, बाद में किसी और से लिखवा लेते थे। ये सब होता है, आज भी होता है, कल भी होता था। मैं कहा आप सीधा आरके चले जाओ ना। अच्छा। तो बोला मैं वहां तो कभी नहीं जाऊंगा। 17-18 साल हो गए थे उनको, आरके नहीं गए थे। तो थोड़े से वो नाराज हो गए। हम बोला ठीक है। तो मैंने एक दिन क्या किया, होली का टाइम था, मैंने भाभी जी के साथ मिलकर षड्यंत्र किया। अच्छा। मैंने कहा भाभी देखो आप कुछ पैसे दो मेरे को। मैं तो कड़का था उन दिनों, मेरे पास उतना औकात नहीं थी कि मैं ऑटो में बैठ के आरके जा सकूं, बस में जा सकता था। बोले क्या है? मैं कहा देखो ये ऐसी कुड़ते रहते हैं, मैं इनको आरके ले जाता हूँ होली में और राज साहब से टकरा देता हूँ। होली वहाँ की बहुत प्रसिद्ध थी, प्रसिद्ध थी। जी। जब हसरत साहब मेरे साथ होंगे तो ऐसा तो है नहीं कि इनको कोई एंट्री नहीं देगा। मेरा तो ठीक है। बोला लेकिन तू संभाल लेगा? मैंने कहा हाँ नो प्रॉब्लम। अच्छा। और भाभी बड़ी जिंदा दिल औरत थी, और वो जिस प्यार से मतलब उन्होंने मुझे खाना खिलाती थी, ये सब हालचाल पूछती थी, बच्चों का करती थी, तो वो बड़ा मेरा फैमिलियर जैसा था। तो उन्होंने मुझे पैसे दिए और मैंने हसरत साहब को उन्हीं पैसों में से एक कुर्ता पजामा खरीदा। अच्छा। खादी भवन से। और मैंने कहा सर आप मेरे को शागिर्द मानते हैं? हाँ। मैं कहा हमारे यहाँ एक परंपरा है कि होली के दिन अगर गुरु घर पे आए तब वो शागिर्द जो है ना गंडा बंद होता है। अच्छा। तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे घर खाना खाएं आज। अच्छा। और मेरे कपड़े पहने। उनको कहा ठीक है। उन्होंने मेरे कुर्ते पजामे पहन लिए। हाँ। बोला ठीक है। तो बोले बिल्किस आज सुधाकर के घर जाने वाला हूँ। भाभी को सब मालूम था, पता था। हाँ। बोले हाँ जाओ कोई टेंशन नहीं। हम लोग ऑटो में बैठे और निकल पड़े आरके स्टूडियोज। हाँ। तो बांद्रा क्रॉस हो गया। बड़े किधर रहता है तू? तो बोला ना बांद्रा ईस्ट में रहता हूँ। मैंने कहा वो पहले वहां रहता था, थोड़ा सा मैं लंबा चला गया। ऐसा करते करते उनको बातों में लगा के, और उनको वैसे थोड़ा सा कम भी दिखता था और बीमार भी थे जी। मैं सीधा आरके के गेट पे चला गया। अच्छा। अब जैसे ही आरके के गेट पे गया तो ये बबल गए, एकदम गुस्से में आ गए, बिफर गए। हाँ। तू कहाँ लेके आ गया मेरे को? ये क्या है? ये तो आरके है। हमने कहा हसरत साहब चलो अंदर, यही आपकी मंजिल है। तो बोले नहीं मैं अंदर नहीं जाऊंगा। हमने कहा छोड़ो, सब तमाशा देख रहे हैं, अंदर सब कुछ हो रहा है, चलो अंदर। तो मैं ऑटो में अंदर लेके गया तो वहां देखा कि होली का पूरा उत्सव चल रहा है जी। सितारा देवी नाच रही हैं और वो मास्टर जी गोपी किशन जी नाच रहे हैं, सब लोग, और राज साहब भी नाच रहे हैं जी। अब मैं इनको आगे कर रहा हूँ, ये पीछे जा रहे हैं जी। मैं ऐसे करते करते एकदम फ्रंट लाइन पे आ गए और अचानक नाचते नाचते राज साहब की नजर पड़ी। अरे हसरत मियाँ तुम! और ये जो मेरा हाथ छोड़ के भागे भीड़ में से, और दोनों गले लगे और रोने लगे। और दोनों जो है ना मतलब 5 मिनट तक तो रोते ही रहे। और हसरत साहब ने कहा कि उन्होंने पूछा कि मियाँ कैसे हो, क्या हो? बोले क्या हूँ, आजकल लोग जो है ना बोलते हैं कि हमको लिखना नहीं आता। तो राज साहब भड़क गए, कौन बोलता है ये? और तू आरके का आदमी है, ये है वो है, आप इतने साल हो गए हम लोगों ने किया। तो बोले मैं एक फिल्म कर रहा हूँ, राम तेरी गंगा मैली। गाने सब हो गए, एक गाना बाकी है। हसरत मियाँ वो गाना तू लिखेगा, सुन साहिबा सुन। और उन्होंने जैन साहब को बोला कि वो जो सिचुएशन है उस पे ये गाना लिखेंगे। और वो गाना इतने सालों बाद हसरत साहब ने लिखा और वो गाना सुपर डुपर हिट हुआ। सुपर। और हसरत साहब उस खुशी में और 8-10 साल मस्ती से जिए। और बाद में वो मेरे को बोले कि यार माफ करना, तुमने ऐसा किया। मैंने तो हमने कहा ये हमारा षड्यंत्र था, हम आपको इस डिप्रेशन से निकालना चाह रहे थे। आपको कोई लिखवाता नहीं लिखवाता, आप क्या लिखते हैं ये देखिए ना आपने क्या लिखा है। तो ऐसे थे हमारे गुरुजी। सुनते हैं ये गीत। प्यार
गीतों की बात तो हो गई। विविध भारती की अगर बात करें तो सुधाकर जी, कौन से कार्यक्रम आपको विविध भारती के याद हैं, उनके नाम याद हैं जो आपके चाचा जी खेतों में सुनाते थे सबको? देखिए, एक तो विविध भारती का फौजी भाइयों का जयमाला कार्यक्रम मुझे बहुत पसंद है। क्या बात है। वो उसके लिए स्पेशल मतलब एक इंतजार रहता था जी कि संडे आएगा और हम लोग जयमाला सुनेंगे जी। और एक हवा महल एक नाटक आता था जी, वो अभी भी आता है। जयमाला भी आता है, विशेष जयमाला भी आता है। जी जी। ये सारी बातें हमने आज तक न कहीं से सुनी हैं और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने भी नहीं सुनी होंगी। और बहुत अलग तरीके का आपका अंदाज और बहुत अलग तरीके का आपका संघर्ष और उसके संग पूरी यात्रा, बहुत रोचक जानकारी, बहुत अच्छी बातें। आज हम यहीं विराम देते हैं इस बात को, इस सिलसिले को यहाँ रोकते हैं और फिर जल्दी ही मुलाकात करेंगे। और हमें लगता है कि इसी तरह से आप गीत लिखते रहें, हमारे तमाम श्रोता यही चाहेंगे और ढेर सारे आपको सम्मान मिले। जी, मैं यही चाहूंगा कि मुझे और कोई सम्मान मिले ना मिले, आप यदा कदा मुझे बुलाते रहें और मेरे श्रोताओं से मुझे जोड़ते रहें। परदेसी परदेसी मैंने मोहब्बत कर ली। इस कार्यक्रम में अभी आपने सुना गीतकार सुधाकर शर्मा से रेणु चतुर्वेदी की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर अनुश्री और प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अब ये कार्यक्रम संपन्न होता है। डिजिटल अपना बॉम्बे टॉकीज, पिक्चर ही कल्चर है अपना बॉम्बे टॉकीज। रॉकिंग है रोलिंग है अपना बॉम्बे टॉकीज।